रात भर लड़के और लड़कियां आपस में क्या बातें करते होंगे, आपस में मुनाजाते बेवा तो एक दूसरे को नहीं सुनाते ना, ये शिकवा जवाब शिकवा, वहां सारी ये सस्ती जज्बातियत, सिस्कियां, मिलने का वादा, नंगी तस्वीर भेजने का वादा जो हर रोज पूरा होता है और उसके बाद जिंदगी भर के लिए आप ब्लैकमेल होते हैं कि एक 12-13 साल की लड़की है, जज्बात की रौ में बहकर एक लड़के के बहकावे में आकर वो उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात पैदा करती है, जिसके नतीजे में उसके यहाँ एक जचगी ठहर जाती है। 13 साल की बच्ची ने जिस बच्चे को पैदा करना है वो जब तक मरेगा नहीं, आप उसको कहेंगे वल्दुल ज़िना, बल्कि ये जुमला तो जरा मुश्किल है, लफ्ज मुश्किल है, हमारा मुआशरा उसको पैदाइश से पहले कहेगा हराम ज़ादा, हराम दी सट, हराम दा माल। आप जरा सोचें कि इस मुल्क में सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन किस लेवल पे पहुंची हुई है। अरे 3 साल के बच्चे को देख के पता है क्या दिल करता है, जानवर का बच्चा हो ना, बकरी का बच्चा हो 3 साल का, तो बंदा कहता है हाय से सीने से लगा लो। तो बकरी भी महफूज नहीं रही, सॉरी टू से। हमारे मुल्क में वैसे ही किसी के पास खाने को नहीं है और हमें पता है क्या बातें जाती हैं, जेड़ा बच्चा पैदा होता है अपना रिस्क लेके पैदा होता है। अरे रिस्क लेके सारे पैदा होते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन फिर आधी दुनिया भूखों क्यों मर रही है? 4 दरिंदे एक औरत की जिंदगी, उसके जिस्म, उसकी नफ्सियात को सबको रेप करके चले गए एंड दे लेफ्ट हर प्रेग्नेंट। मुझे बताइए ये लड़की इस प्रेगनेंसी का क्या करे? मुझे एक जो वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक लड़की, एक बच्ची इसकाते हमल के दौरान अपनी जान से चली गई थी। नाज़रीन, ये कोई पहला वाकया नहीं है, इस तरह के बेशुमार वाकयात होते हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होते हैं, जहां पर अताई डॉक्टर या दाइया या जो क्लिनिक्स बने होते हैं वहां पर सहूलियात ना होने की वजह से बच्चियां अपनी जान से चली जाती हैं। अब ब्लेम सारा ऐसे क्लिनिक्स को या अताई डॉक्टर को कर देना भी मेरे ख्याल से कि दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से फर्द की खुद इसमें जिम्मेदारी बहुत हद तक बनती है। ताहम इसके ऊपर बात करने के लिए जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब मेरे तो बड़े ही फेवरेट और पसंदीदा हैं और अक्सर आप इनको टेलीविजन स्क्रीन पर देखते रहते हैं और बहुत उम्दा बात करते हैं। मैं बात कर रही हूँ जनाब डॉक्टर उमर आदिल साहब की। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जैसी जुर्रतमंदी आपने दिखाई है नबीहा, वो आज 20 साल हो गए हैं। मैं कितने ही चैनल्स की मॉर्निंग शो होस्ट को और इवनिंग शो होस्ट को भी कहता रहा हूँ कि इस बात पे बात कीजिए। और वो बात क्या है? बात यह है कि एक अनवांटेड प्रेगनेंसी, एक ऐसी जचगी जिसके अंदर ना प्लानिंग हो, ना ही किसी किस्म की उम्मीद हो और जिसके अंदर मुनाकिहत का रिश्ता ना हो एक आदमी और औरत के दरमियान, उस प्रेगनेंसी को क्या एक औरत के रहम में पलने की इजाजत देनी चाहिए या नहीं? क्या औरत को यह इख्तियार नहीं मिलना चाहिए कि अगर मेरा जिस्म मेरी मर्जी है तो मेरे जिस्म के रहमे मादर के अंदर जो जानदार पल रहा है या जो कंसीव हो गया है, क्या मैं उसको कंटिन्यू करूं? क्या उसको मैं इस दुनिया में लेकर आऊं और एक ऐसे बच्चे को दुनिया में लेकर आऊं जो पैदाइश से पहले ही स्टिग्मेटाइज्ड है और वह स्टिग्मा है? सॉरी टू से मैं यहाँ पे ये बात कह रही हूँ, लेकिन मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जुमला आपने भी बहुत बार सुना होगा और मैंने भी बहुत बार सुना और मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं ये लफ्ज सुनती हूँ या जुमला सुनती हूँ कि औरत को हमारे यहाँ बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल समझा जाता है। ये एक अलग बात है, वो है बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करना। आपने सोचें कि एक 12-13 साल की लड़की है, जज्बात की रौ में बहकर एक लड़के के बहकावे में आकर वो उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात पैदा करती है, जिसके नतीजे में उसके यहाँ एक जचगी ठहर जाती है। 13 साल की बच्ची ने जिस बच्चे को पैदा करना है वो जब तक मरेगा नहीं, आप उसको कहेंगे वल्दुल ज़िना, बल्कि ये जुमला तो जरा मुश्किल है, लफ्ज मुश्किल है, हमारा मुआशरा उसको पैदाइश से पहले कहेगा हराम ज़ादा, हराम दी सट, हराम दा माल। आप मुझे बताइए इस बच्चे को क्या कसूर है कि इसको दुनिया में आने दिया जाए? उस बच्ची का क्या कसूर है जिसके यहाँ ना कोई सेक्स एजुकेशन थी, ना कोई तालीम थी, ना ही किसी किस्म की कोई निगहदाश्त और सरपरस्ती थी? लड़का उसके साथ ये बदकारी करके भाग गया। 2 मुजरिम हैं इस एक जुर्म के, लेकिन सजा एक को मिलती है और सजा सिर्फ औरत को मिलती है। और यकीन कीजिए मजाल है औरतों की कोई एनजीओ ऐसी हो, औरतों की कोई स्पोक्स पर्सन ऐसी हो, ये जो सिविल सोसाइटी की सारी बेगमात बगैर सफेद बाल लेके मोमबत्तियां लेके हर मौके पे आ जाती हैं, क्या कभी इन्होंने आज तक द राइट टू एबॉर्ट यानी कि अस्कात का हक होने पे कभी एक लफ्ज भी बोला है? इसलिए कि डर जाते हैं मौलवी हमारे पीछे पड़ जाएंगे, मजहब हमारे खिलाफ हो जाएगा, सोसाइटी हमारे खिलाफ हो जाए। नबी एक बात बताऊं आपको, ये चीज मेरे अंदर जो गुस्सा है ना, ये पता है कहां से स्टेम हुआ? अगर आपके पास टाइम है, अगर ब्रेक आ रही तो हम बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन 1988 के अंदर मैं अपने पहले दिन सर्जिकल हाउस जॉब में साउथ सर्जिकल वार्ड मेयो हॉस्पिटल में गया, जहां एक इंतहाई शफीक प्रोफेसर अब्दुल वहीद साहब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। मुझे जो पहला बेड दिया गया, मुझे उसका मंजर आज तक नहीं भूलता। वो बेड एक औरत का था जिसकी उम्र तकरीबन 36 साल थी।
اور اس کا منہ ایسے تھا جیسے کہ سانس لینے کے لیے اس کو کوشش کرنی پڑتی ہے, اور جب میں نے اس کی چادر ہٹائی تو نیچے پورا پیٹ کھلا ہوا تھا, آنتیں باہر تھیں, اور مجھے یاد ہے کہ زنک پیسٹ کی ڈریسنگ مجھے کرنے کے لیے کہا گیا, اور میں نے پوچھا بی بی اس حال کو پہنچی کیسے؟ کہتے 5 بچے تھے. میاں نے کہا چھٹا بچہ کیوں ہو گیا, جا کے ایبورٹ کراؤ. ہر ہسپتال میں گئی, کسی گائنیکولوجسٹ نے ہاتھ نہیں لگایا, حتیٰ کہ ایک کویک کے پاس جا کے چمچہ مروا کے اپنی پریگننسی ایبورٹ کا وہی چمچہ اس کے یوٹرس میں سے نکل کے پھاڑتا ہوا اس کو پیریٹونائٹس کر دیا گیا. مجھے اپنا یہ پہلا سرجیکل پیشنٹ یاد ہے جس کی ہم صرف انتظار کرتے ہیں کہ کب مرنا ہے اس نے. سر یہ جو عورت مارچ کے بارے میں اتنی باتیں ہوتی ہیں, کھانا گرم کر لو پر اتنی بحث ہو جاتی ہے, وہاں پر اس طرح کے ایشوز کیوں نہیں اٹھائے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ عجیب و غریب ایجنڈا ہے. آپ نے کیا عمدہ کہا, کھانا خود گرم کر لو, اپنے موزے خود ڈھونڈ لو, اور میری زندگی آ کے کھل کے تباہ کرو. عورتوں کی لیڈرز کو خود بھی نہیں ہے پتا کہ عورت کے مسائل کیا ہیں. میں یہاں پہ آیا ہوں, آئی ایم ناٹ اے گائنیکولوجسٹ, میں یقین کیجئے اپنے درد دل کے لیے. لیکن یہ وہ مسئلہ جس نے آپ کو تکلیف دی ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے. میں آپ کو ایک تھوڑی سی نبیہ کو بات بتاؤں. ہم بڑے پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے. اس وقت میں شہر لاہور میں ہوں, جس کو یقین کیجئے دل کہا جاتا ہے, شہر نگاراں کہا جاتا ہے, عروس البلاد کہا جاتا ہے. اس ہسپتال کے اس پورے شہر کے کسی کونے, کسی جگہ پہ, کسی ٹاؤن ایسا نہیں ہے جہاں پہ کئی ایبورشن کلینک نہیں چل رہے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بینگ دی پروفیسر آف گائنیکولوجی میں اسٹیٹ کے لاء کے خلاف نہیں جاؤں گی یا جاؤں گا, یعنی کہ نہیں ایبورٹ کروں گا, تو وہ عورتیں جن کی سب کی انوانٹڈ پریگننسیز ہیں وہ کہاں جا کے ٹکر ماریں گی؟ وہ کنویں میں کود کے تو اپنی عزت نہیں بچائیں گی. They will have to go to a quack. They will have to go to a clinic which is totally a quack run clinic. اور سو کلینک کہنا بھی غلط, وہ ایک عقوبت خانہ ہے جہاں پہ جا کے ایک ہونے والے بچے کی جان بھی لی جاتی ہے اور اس کی ماں کی بھی جان لی جاتی ہے. ہم اب میڈیا میں یہ بالکل رپورٹ نہیں کرتے. میں حیران ہوں, آپ یقین کیجئے کہ آپ بھی کب سے یہ مارننگ شو کر رہی ہیں, میں بھی کوئی 22 سال ہو گئے. I have tried my best. Nobody listens to us. نہیں جی یہ نہیں کرنا جی, ڈائریکٹر نیوز صاحب نہیں اجازت دیں گے جی, فلانے دیں گے, ریٹنگ نہیں آئے گی. ریٹنگ کے پیچھے مر کے عورتوں کی اس بات پہ ریٹنگ آتی کہ اپنے موزے خود ڈھونڈ لو. خدا کا واسطہ ہے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں, مجھے غصہ ایک اور بات سے چڑھا. بیٹا پچھلے ہفتے, اور میں یہ کہہ رہا ہوں پچھلے ہفتے, میری جو گائنیکولوجسٹ کچھ فرینڈز ہیں انہوں نے ایک پورا سیمینار کیا جس کا نام تھا ٹیبوز ان پریگننسی. ٹیبوز ان پریگننسی. اچھا, میں سوچا تھا پتہ نہیں کیا کہ ٹاپک ہوں گے. مجال ہے انوانٹڈ پریگننسی, دا رائٹ ٹو ایبورٹ, ایبورشن سروسز کا کوئی ذکر بھی اس کے اندر ہو. میں نے پھر فون کیا ڈاکٹر شہلا انور کو, جو میری بڑی اچھی دوست ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ, آپ کوئی 10-12 آپ جغادری قسم کی ماہر امراض نسواں ایک ہوٹل کے اندر بیٹھ کے دبا دب تقریریں کر رہی تھیں. کسی نے سوچا کہ اس عورت کا کیا بنے کہ جس کا ریپ ہو, 4 بندے ریپ کریں, 2 مہینے بعد اس کو پتا چلے میرا ریپ تو ہو گیا, پولیس نے میرا میڈیکل ایگزامینیشن کرا کے مجھے 10 دفعہ اور ریپ کیا, میرا مقدمہ کبھی آگے نہیں چلے گا, میں لوگوں کو کبھی پہچان نہیں سکوں گی. سر مقدمہ لوگ بات تک نہیں کر پاتے ہیں. نہیں ہوگی. مگر جو میں بات کہہ رہا ہوں, آپ دیکھیں سر ڈومیسٹک ہیلپرز کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہوتی ہیں, اس بارے میں تو کبھی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. I want to, مطلب کہ میں اس پہ شو ایک سیگمنٹ کرنا چاہتی ہوں. نبیہ میں ایک بات بتاؤں آپ کو, بات میں جس بچی کی بات کر رہا ہوں, 4 بندے جس کی عصمت دری کر کے چلے گئے, جس بچی کی 2 مہینے بعد اس کو پتا چلا کہ مجھے 2 مہینے سے پیریڈز نہیں آئے. اس کا پریگننسی ٹیسٹ کروایا گیا, پتا چلا پازیٹیو ہے. 4 درندے ایک عورت کی زندگی, اس کے جسم, اس کی نفسیات کو سب کو ریپ کر کے چلے گئے. اینڈ دے لیفٹ ہر پریگننٹ. مجھے بتائیے یہ لڑکی اس پریگننسی کا کیا کرے, مجھے بتائیے کیا کرے, کہاں جائے کہ جہاں پہ ان درندوں کی یہ رکھی ہوئی نشانی, اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. اس بچی کا کیا قصور ہے, مجھے آپ یہ بتائیے. who would at the age of 14 give birth to a child who's not just illegitimate but he is actually the product of a massive rape, of a gang rape. مجھے بتائیے ہم نے کبھی سوچا اس بارے میں؟ یقین کیجئے اتنی بڑی بڑی خواتین آپ کی دوپٹے لے کر اور بھائیے کی چوڑیاں پہن کر, انگوٹھیاں پہن کے ہماری اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہیں, بڑے دل موو ہوتے ہیں, سینٹ میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کبھی کسی عورت میں اتنی جرت ہوئی کہ عورت کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی کے بارے میں ایک دفعہ آواز اٹھائے؟ سر لعنت ہے باقی تمام چیزوں پہ جو وہ کر رہی ہیں بیٹھ کے. عورت کے حالات پہلے سے بہت بگڑ گئے. اس میں اگر ہم شادی شدہ خواتین یا ان کپلز کا بھی ذکر کریں کہ جو پاپولیشن کونسل سروے کے مطابق, یہاں پہ ہم فیکٹس بھی ہمارے آڈینس کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کہ تقریباً ہر سال 20 لاکھ خواتین اسقاط حمل کرواتی ہیں, اور ان میں سے جو زیادہ تر کا تعلق ہے وہ میرڈ کپلز ہیں. میرڈ یہ آپ کا خیال ہے کہ زیادہ تر کا تعلق ہے؟ میں میرڈ کپل کی بات کرتا ہوں. نبیہ میں آپ کی بات کرتا ہوں, میری بچیوں کی طرح. ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو ایک بہت اچھا شوہر دیا. پھر جب شادی ہو گئی, آپ اور آپ کے شوہر مل کے بیٹھے کہ وی وانٹ ٹو اسٹارٹ اے فیملی.
सो यू प्लान द फैमिली, आपने सोचा कि मैं भी काम करती हूं, वो भी काम करते हैं, हमारी इतनी इनकम है, मैं कितना वक्त ऑफ ले सकती हूं, जाहिर है मेरे जिस्म में तब्दीलियां आएंगी तो मेरी अपीयरेंस पे क्या असर होगा, ये सब चीजें आपके जहन में थी। बिल्कुल। एंड देन यू कंटिन्यूड विद वर्किंग एंड ऑल्सो यू बिकेम प्रेग्नेंट आफ्टर प्लानिंग अ पर्टिकुलर पेरेंटहुड। उसके बाद आपके यहाँ अल्लाह ने चांसी बेटी दी, खुदा आपकी किस्मत अच्छी करे। एक मैरिड लड़की जो काम कर रही है, जिसका मियां है, बरसर रोजगार है, दे प्लान, फाइनेंशियल प्लानिंग उसमें होती है कि क्या हम सब नहीं करते प्लान। आई रिसेंटली मेट अ कपल और मुझे खातून से मिलके बड़ी हैरानगी हुई, क्योंकि वो दोनों बहुत पढ़े लिखे थे, सोसाइटी में अच्छा काम कर रहे थे, और मुझे जब खातून से मैंने बात की तो शी टोल्ड मी कि उसके 3 साल जो है वो उसकी प्रेग्नेंट, 3 बच्चे हैं उसके, जो कि 1-1 साल के वक्फे के बाद हुए हैं, और तीनों ऑपरेशन से हुए हैं, एंड शी वाज पिस्ड ऑफ एंड फ्रस्ट्रेटेड। और मैंने कहा तुम लोगों ने I mean, how? उस तरफ आ रहा हूं आपकी बात। मैं आपकी बच्ची की बात कर रहा था। बच्ची जब पैदा हुई, दिस वाज अ प्लान्ड चाइल्ड। Yes. उसको भी पालने में कितनी मुश्किलात हैं, उसको भी प्रोवाइड करने में कितनी मुश्किलात हैं। हमारे मुल्क में वैसे ही किसी के पास खाने को नहीं है, और हमें पता है क्या बातें जाती हैं, जेड़ा बच्चा पैदा होता है अपना रिस्क लेके पैदा होता है। अरे रिस्क लेके सारे पैदा होते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन फिर आधी दुनिया भूखों क्यों मर रही है, वो तुम्हारी प्लानिंग वजह से। राज़िक मेरा मौला है, उसने हर एक लिए रिस्क रखा, हमने ज्यादती की, हम अपने अल्लाह से ज्यादती करते हैं कि उसके निजाम में दखल देते हैं, इतदाल की राह नहीं अपनाते। आपने जिस खातून का जिक्र किया कि 3 उसके सिजेरियन सेक्शन हो चुके हैं और उसकी जान पे बनी हुई है, उस आई एम श्योर कि चौथी प्रेगनेंसी में उसका यूट्रस फट जाएगा, बिल्कुल वो इतनी दफा स्टिच हो चुका है। मैं से फर्ज करूं नबिया, उस औरत के लिए आपकी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इतनी इनइफेक्टिव हैं। हमारे जमाने में टीवी पे कम से कम एक इश्तिहार आता था, हम 2 हमारे 2। आज आप पीटीवी पे इश्तिहार लगा के देखें और उस इश्तिहार को अपने लिए स्पॉन्सर करवा के देखें, आपका प्रोग्राम बंद करवा दिया जाएगा। जिस मुल्क में फैमिली प्लानिंग, सेक्स एजुकेशन एंड सेक्स प्रोटेक्शन नाम की कोई चीज ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। अब आप देखिए, मेरा ये ख्याल है और मैं इसमें बिल्कुल पक्की बात करता हूं, हमारे यहां इस वक्त जितनी जिनसी बेराह रवी है वो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रख देने से यहां पे इस्लाम के सूरज तलू होने ने शुरू नहीं हो जाते। आप अपने मुल्क के निजाम को रियासत मदीना कहना शुरू कर दें, ये मदीना नहीं बन जाता। खुदा का वास्ता है, इस वक्त आपका हर बच्चा बहुत जल्दी अर्ली टीन्स के अंदर सेक्सुअली एक्टिव है। सवाल मैं पूछूंगी कि इसमें फिर कसूरवार कौन है? बताता हम हमेशा कह देते हैं कि माशरा कसूरवार है। देखिए नहीं, इसमें मुआशरा तो देखिए, मुआशरा एक बहुत बड़ी चीज होती है। कसूरवार इसमें सबसे पहले स्टेट है। स्टेट सर देखिए, स्टेट का मेन मकसद ये होता है कि वो अपने तमाम अवाम के हकूक को प्रोटेक्ट करे, उनको अवेयर बना के, उनको फैसिलिटीज देकर। मेरी बात सुनिए, मैं कसूरवार किसे ठहराऊं? पता चला कि माई जीरा उग्गू चक के चरंदी है, ओदियां 6 धीयां ने, समझ आई? सर मैं रिसेंटली इस शो पर एक शख्स से मुलाकात हुई और वो किसी बेचारगी में आए और बेटे के साथ बड़ा किसी वर्कशॉप पे जो है वो जुल्म तशद्दुद हुआ, बड़ी वीडियो भी वायरल हुई। तो हम एक सेगमेंट कर रहे थे, मैंने ब्रेक में पूछा उस मर्द से, मैंने कहा कितने बच्चे हैं आपके? सर ही टोल्ड मी 10 बच्चे हैं। एंड आई वाज शॉक्ड कि इसके लिए कितना नॉर्मल है, ना वो बच्चे पढ़ रहे हैं, ना उनको तालीम है, ना कोई शऊर दे पाएगा, और ऐसे हम चल रहे हैं। जहालत की ऐसी निशानी है। अच्छा, मैं माई जीरा की कहानी बता दूं। उग्गू चक की माई जीरा की 6 बेटियां हैं। 6 बेटियां ऊपर तले पैदा हुई, उनके मियां फौत हो चुके हैं। अब माई जीरा जो है वो लोगों के घरों में काम करके तो अपने पैसे कमाती है। 6 लड़कियां अनगार्डेड, अनप्रोटेक्टेड एक गांव में रहती हैं। मुझे बताइए, क्या वो सिटिंग टारगेट नहीं है? अरे मैं अर्ज करूं आपको, कभी स्टैटिस्टिक्स देखें तो आप शर्म के मारे मर जाएं। कोई दिन जाता है कि आपकी खबरों के अंदर 5 बच्चियों के रेप होने का नहीं आता, और बच्चियों की उम्रें क्या है? 3 साल, 4 साल, 5 साल। आप जरा सोचें कि इस मुल्क में सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन किस लेवल पे पहुंची हुई है। अरे 3 साल के बच्चे को देख के पता है क्या दिल करता है? जानवर का बच्चा हो ना, बकरी का बच्चा हो 3 साल का, तो बंदा कहता है हाय से सीने से लगा लो। तो बकरी भी महफूज नहीं रही, सॉरी टू से। बकरी भी यहाँ मैं आपकी प्रोग्राम मॉर्निंग शो है, मैं क्या बात करूं। मैं तो समझता हूं कि यहाँ ना इंसान, ना हैवान, ना जानवर, इन लोगों की जिनसी जुनूनियत के तहत कोई आज हम। सर मेरे ख्याल से अब वो टाइम गुजर गया जब हम कहते थे ना कि बच्चियों को घर में रखो और संभाल के रखो। अब तो बच्चे भी महफूज नहीं हैं। बच्चों को आप कहती हैं कि बच्चियां जो है उनको घर में, बच्चे तो वस्तफर अल्लाह माफ करे, बच्चियों को घर में संभाल के रखें। बच्चियों के हाथ में बाहर की दुनिया के साथ एक ऐसा मजबूत ताल्लुक है जिसका नाम मोबाइल फोन है। आप यकीन कीजिए, किसी घर में जाएं, 3 बजे घर में जाएं, आपको चलेगा बच्ची कमरे के अंदर एक छोटा सा दिया रोशन है। वो क्या है? उसके मोबाइल की स्क्रीन। आपने बच्चों को पहले 5-5 रुपए में पूरी रात बातचीत करने के लिए मुफ्त पैकेज दिए। अब व्हाट्सएप आ गया है, मैसेंजर आ गया, फला आ गया, फला आ गया। रात भर
लड़के और लड़कियां आपस में क्या बातें करते होंगे आपस में, मुनाजाते बेवा तो एक दूसरे को नहीं सुनाते ना, ये शिकवा जवाब शिकवा, वहां सारी ये सस्ती जज्बातियत, सिस्कियां, मिलने का वादा, नंगी तस्वीर भेजने का वादा जो हर रोज पूरा होता है और उसके बाद जिंदगी भर के लिए आप ब्लैकमेल होते हैं। लड़कों को आपने क्या तालीम दी है? बिल्कुल। मां कहती है माशाल्लाह, यहां पंजाब में एक मुहावरा है और लड़कियां और बहनें बड़ी फखर से कहती हैं, जिस मुआशरे के अंदर बहनें ये कहें कि जीवे मेरा पाई, मेरी कली गली गली पर जाई और लानती है तू भी किसी पर जाई बनना। सर आई विश के हमारे पास थोड़ा सा और अगर वक्त हो सकता कि हम इस सेगमेंट के ऊपर बात कर सकते, लेकिन आप टीवी की मजबूरियां भी समझते हैं, हमें ब्रेक के जाने जाना है, हर प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया और इतने संजीदा, इतने बड़े पहलू और इतने बड़े इशू को आपने हाईलाइट किया। और जनाब इसके साथ ही बढ़ते हैं प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।